या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारपहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम् बन्दं गुरुपदपदुमपरागा सुरुचि सुबास सरसयनुरागा बन्दं गुरुपदपदुमपरागा बन्दं गुरुपदपदुमपरागा। अपने श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में नमन वंदन करते हैं और आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्र आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यही मामला है ना? जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड अर्थात एनसीईआरटी की बुक्स पूरे भारतवर्ष में जहां कहीं भी एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं कक्षा 10वीं के लिए, जिस किताब का नाम है क्षितिज, यही नाम है ना, यहाँ लिखा हुआ है सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं क्षितिज। क्षितिज यानी जहां धरती और आकाश एक दूसरे से मिले हुए दिखाई देते हैं, यानी अनंत असीम आकाश जहां पर उसकी सीमा दिखाई देती है वहां पे इस सीमा को कहते हैं क्षितिज। क्षिति का मतलब होता है धरती और जौ का मतलब होता है जन्म लेना, अर्थात धरती से जिसने जन्म लिया हो उसको कहते हैं क्षितिज, अर्थात जहां आसमान धरती से मिलता हुआ दिखाई देता है उस स्थान को हम लोग क्षितिज कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए शब्द है हॉराइजन, आई थिंक। तो एनसीईआरटी यानी नेशनल एजुकेशनल काउंसिल रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यही है ना एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो पूरे भारतवर्ष में जिन जिन स्टेट्स में एनसीईआरटी की किताबें खास करके क्षितिज अगर चलती है तो वे सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, इस सेशन को अचीव कर सकते हैं। तो आज है हमारा 29 जून और बृहस्पतिवार। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं प्रत्येक बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार सायंकाल 7:15 से लेकर के 8 बजे के मध्य कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए लाइव रहता हूं, जो कि सीबीएसई बोर्ड या एनसीईआरटी पैटर्न से चल रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग हैं और आज हम चौथा पाठ लेकर के आए हैं। इस पाठ को लिखा है आदरणीय श्री जयशंकर प्रसाद जी ने। छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। छायावाद यानी कल्पनाशीलता, प्रेम प्रसंगों की अधिकता और व्यावहारिकता से परे रह करके, अरे आप लोगों ने एक वो पढ़ा होगा, जहां न पहुंचे रवि वहां तक पहुंचे कवि, अर्थात जहां तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता वहां तक कवि की कल्पना पहुंच जाती है।
यह जो कल्पना शक्ति है ना, ये जो कल्पना की भावना है ना, ये छायावाद में दिखाई देती है। और छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। जिसमें से सबसे प्रमुख स्तंभ अगर कोई है तो वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी की ये कविता है आत्मकथ्य, जो हमारे सामने है। आत्मकथ्य, अपने बारे में बताना चाहते हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन बड़ा संघर्षमय रहा। असमय घर में, परिवार में देहावसान होते चले गए, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ी रहीं। उन जिम्मेदारियों को संभालने के क्रम में इन्होंने ये कविता लिखी है। आइए एक साथ शुरू करते हैं। एक बार पुनः हमारे सेशन में कक्षा 10वीं के वे सभी बच्चे जो भी सीबीएसई बोर्ड से जुड़े हुए हैं, सभी का हृदय की गहराइयों से मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपसे एक अनुरोध करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लाने वाला है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हाँ, अंत की बात, अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर मेरी बात आपको समझ में आवे और यदि मुझे लगे कि नहीं रविकांत सर हमारे लिए थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। आइए। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं, तब भी कहते हो कह डालूं, दुर्बलता अपनी बीती। और अंत का प्रश्न है हमारे कवि का, तुम सुनकर सुख पाओगे जब देखोगे गागर रीति। आइए अर्थ निकालते हैं इसका। पहले तो पढ़ने के लिए देखिए, काव्य समझ रहे हैं, काव्य को काव्य की तरफ पढ़ा जाना चाहिए, इससे फील आता है। इससे क्या होता है, अब जैसे अगर आपको स्कूल जाना हो तो बारात में पहन के जाने वाला कपड़ा पहन के स्कूल में जाएंगे क्या? कहिए, मैं कमेंट देख रहा हूं, कमेंट में दीजिए। जो कपड़ा बारात में पहन के जाते हैं, जो कपड़ा मित्र के घर शादी समारोह में पहन के जाते हैं, वही कपड़ा पहन के विद्यालय चले जाएंगे? और जो कपड़ा स्कूल पहन के जाते हैं वही कपड़ा पहन के बारात जाएंगे? शायद नहीं। इसलिए जब काव्य हो तो उसे काव्य की तरफ पढ़ा जाना चाहिए, और जब वो गद्य हो तो गद्य की तरफ पढ़ा जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। नहीं, पढ़िए हमारे साथ। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुन करके सुख पाओगे देखोगे गागर रीति। जयशंकर प्रसाद अपने बारे में कहते हुए आपको बता रहे हैं, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप शब्द प्रयोग हुआ है भंवरा के लिए। जो कठिन शब्द होंगे ना, इन कठिन शब्दों का आप अर्थ लिखते चले जाइएगा। ये जो मधुप शब्द आया है ना, मधुप का मतलब क्या होता है भैया? मधुप का मतलब होता है भंवरा। मधुप मतलब भंवरा, मधुप मतलब भंवरा, समझिएगा। मधुप माने भंवरा। जब हम प्रसन्न मुद्रा में होते हैं ना और बगल में कोई संगीत बज रहा हो, बड़ा अच्छा लगता है कानों को। लेकिन जब हम दुखी हों और हमारे बगल में कोई संगीत बज रहा हो तो वह संगीत भी हमको दुखी करता है। अनुभव करिएगा। हमारे घर में कोई बीमार हो, हमारे घर में किसी की मृत्यु हुई हो, हमारे घर में कोई विपत्ति आई हो, उसी समय बगल में कोई डीजे बजा के डांस कर रहा हो तो वो डीजे की आवाज कैसी लगती है? अनुभव करिएगा। क्या कहा कवि ने? मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। यह भंवरा गुनगुना करके अपनी कौन सी मधुर कहानी कहना चाहता है? क्योंकि भंवरे की गुंजन साधारणतः आनंददायक होती है। लेकिन आज मेरी परिस्थिति कैसी है?
मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। ये इतनी घनी पत्तियां इस वृक्ष की थीं, वो सब मुरझा कर एक एक गिर रही हैं। मेरे परिवार के कई सारे लोग असमय काल कवलित हो गए। आज हमारा जो परिवार भरा पूरा था, आज जो मेरे पास संपत्ति थी, वह एक एक करके समाप्त हो रही है। एक वृक्ष जो पूरी तरह से घनी पत्तियों से लदा हुआ था, पत्तियां मुरझा कर एक एक करके गिरती जा रही हैं। अर्थात हमारे जीवन में लगातार विपत्ति पे विपत्ति, विपत्ति पे विपत्ति, समस्या पे समस्या, समस्या पे समस्या आ रही है। आखिर यह भौरा कौन सी अपनी कहानी सुनाना चाहता है? आगे बढ़ता है कवि, बताता है इस गंभीर अनंत नीलिमा। अब यह शब्द आया नीलिमा, नीले रंग का, यानी यह आकाश। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, CB रमन ने रामन इफेक्ट का आविष्कार किया था, मालूम है? रामन इफेक्ट दिया था उन्होंने, जिस पर उनको भौतिकी का नोबेल भी मिला था, फिजिक्स का नोबेल। पता है ना आप लोगों को? इस असंख्य अनंत नीलिमा, ये जो हमारा एनॉर्मस यूनिवर्स है ना, ये जो इतना बड़ा आकाश है ना, में असंख्य जीवन इतिहास, इसमें कितने जीवन और कितने इतिहास छिपे पड़े हैं, इनकी गिनती नहीं हो सकती। सोचिए, जैसे हमारा एक ग्रह है पृथ्वी, ऐसे पता नहीं कितने ग्रह इस अखंड आकाश में घूम रहे हैं, है ना? पता नहीं कहां जीवन है कहां नहीं है। हमारे वैज्ञानिक आज भी कभी चंद्रमा पे, कभी बृहस्पति पे, कभी मंगल पे, पता चलता है फला जगह से कोई संदेश मिला है, वहां जीवन है, यहां पानी है, वहां, ये सोचते रहते हैं। हमारा कवि कहता है इस असंख्य, इस गंभीर अनंत नीलिमा। गंभीर का मतलब क्या होता है? आकाश कभी भी हिलता डुलता नहीं है, ध्यान रखिएगा। चाहे कितने भी विपत्ति आए, कितनी भी आपत्ति आए, स्थिर रहता है। इस गंभीर अनंत, जिसकी सीमा न पता हो, असंख्य, जिसकी गिनती न पता हो, नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। व्यंग्य मलिन उपहास, उपहास का मतलब होता है हंसी उड़ाना, मजाक बनाना। मलिन का मतलब होता है गंदा, मलिन का मतलब गंदा, और व्यंग्य का मतलब होता है भी उपहास। क्या कहा? इस असंख्य आकाश में, इतने अनंत आकाश में बहुत सारे जीवन वृत्त पड़े हुए, पता नहीं कितना जीवन और पता नहीं कितना मृत्यु, सब इस आकाश में भरा पड़ा है। ये सब के सब अपना व्यंग्य मलिन उपहास करते रहते हैं। व्यंग्य मलिन उपहास से कवि का क्या तात्पर्य है? अच्छा, एक बात बताइए, मुझे बिल्कुल क्षमा करिएगा, मैं हाथ जोड़ के बहुत विनम्रता से पूछ रहा हूं कि आपके घरों में पिछले 10 वर्षों में कभी ऐसा तो नहीं न हुआ है कि किसी की मृत्यु हो गई हो? अच्छा, ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, इनमें से कोई ऐसा है जिसके घर पिछले 10 वर्षों में किसी की मृत्यु न हुई हो? शायद नहीं। फिर भी हमारी कामना क्या होती है? मैं जीवित रहूं। यह दुनिया का सबसे बड़ा उपहास और सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम जानते हैं कि यह जीवन कब समाप्त हो जाएगा, हमें भी नहीं पता। मुझे तो यहां तक नहीं पता कि यह वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं, जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूं। आपको भी शायद यह पता नहीं है कि पूरा क्लास पढ़ लेंगे कि नहीं पढ़ लेंगे। बीच में ही कहीं युवराज का वहां से टेलीफोन आ गया कि नहीं, इसको ले आओ। कोई जानता है? शायद नहीं। जीवन इतना क्षणभंगुर है कि न आपको पता है न मुझे पता है कि हम कितने क्षण तक जीवित रहेंगे। और फिर भी हम क्या चाहते हैं? ये वाला जमीन खरीद लें, ये वाली मकान खरीद लें, ये वाला अचीवमेंट ले लें, और हम जो है सबसे, अरे यार, कहां संभव है? इसी बात को कभी अनुभव कर चुका है कि जीवन क्षणभंगुर है, जीवन कब समाप्त हो जाए नहीं पता चला सकता। और फिर भी सब लोग यही चाहते हैं कि मैं 100 वर्ष तक जीऊं, 150 वर्ष तक जीऊं। यह व्यंग्य मलिन उपहास लोग अपना करवाते रहते हैं। यानी इस संसार में जिससे मिलो वो अचीवमेंट में लगा रहता है, ये कर लें, वो कर लें, ये भी कर लिया जाए, वो भी कर लिया जाए, जबकि उसे यह भी नहीं पता है कि कितने क्षण वह जीवित रहेगा। मुरझा करके वो पत्तियां कब गिर जाएंगी जो इतनी घनी है, ये उसको पता नहीं है। फिर भी अपना व्यंग्य मलिन उपहास करता रहता है। और तब भी कहते हो कि कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। अच्छा, इतना कुछ समझने के बाद तुम यह हमसे पूछ रहे हो कि अपनी दुर्बलता जो मेरे ऊपर बीती है, यहां पे दुर्बलता से तात्पर्य कवि की विपत्ति से है कि जो विपत्ति मेरे ऊपर बीती है, जो समस्या मेरे ऊपर आई है, वो कह डालूं। और जो विपत्ति मैं बताऊंगा, क्या वह विपत्ति सुन करके तुम प्रसन्न रह पाओगे? जब देखोगे मेरी गागर रीति, गागर का मतलब होता है घड़ा और रीति का मतलब होता है खाली, जब यह खाली घड़ा तुम देखोगे तो क्या तुम सुन करके सुख पाओगे?
कवि कहता है कि मेरे जीवन की जो रिक्तता है, मेरे जीवन में जो खालीपन आ गया है, अगर यह मैं तुमको बताऊंगा तो क्या यह सुन करके तुम्हें सुख मिलेगा? छोड़ो, हटाओ, जाने दो, इससे बढ़िया कि मैं नहीं कहूं। समझ में आया? अगर फिर भी कोई असुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं देखता हूं। हाँ, मैं कमेंट बॉक्स में लाइव हूं, बिल्कुल, आप जैसा भी बताते रहिए, मैं देखता रहेगा। बिल्कुल तनाव मत लीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में लाइव हूं, आप देखते रहिए, मैं बताता रहता हूं। जो भी आपको समस्या है तुरंत बताइए, मैं तुरंत रिप्लाई दे रहा हूं। ओके, आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ हमारा क्या है? आइए। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडम्बना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया। ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर ले लेता हूं। ये जो चीज है ना, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम खाली करने वाले, कहीं ऐसा न हो जाए कि तुम खाली करने वाले अपने आप को समझ लो। अभी मैंने तुमको क्या दिखाया है? अपने जीवन की खाली गागर, यानी मैंने अपना जीवन रूपी घड़ा तुमको दिखाया जिसमें कुछ भी नहीं है। क्यों? अभी पीछे मैंने कहा ना कि क्या तुम सुनकर सुख पाओगे जब देखोगे गागर रीति। जब मेरे जीवन की जो गागर है, यानी जो मेरे जीवन का घड़ा है, जब खाली घड़ा देखोगे, जब तुम्हें यह पता चलेगा कि मेरे जीवन में अब कुछ भी शेष नहीं बचा, सब कुछ समाप्त हो गया, तो क्या तुम उस सुनकर सुख पाओगे? दूसरी बात, अगर मैं यह गागर तुमको दिखा ही दूं, मैं अपने जीवन की विपत्ति तुमको बता ही दूं, अपने जीवन की समस्याएं तुमको बता ही दूं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम अपने आप को इसे खाली करने वाला समझ लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को यह समझ लो कि तुम्हारी वजह से ही यह समस्या आई है। गागर को खाली करने वाला तुम अपने आप को समझ लो, अर्थात कहीं तुम्हारे मन में यह ना आ जाए कि तुम्हारी वजह से ही यह गागर खाली हुई है, अर्थात तुम्हारी वजह से ही मेरे ऊपर यह विपत्ति आई है, कहीं तुम ऐसा ना अपने आप को समझ लो। इसलिए कहा कहीं ऐसा न हो कि मेरा रस लेकर के अपनी भरने वाले तुम अपने आप को समझ लो। कहीं ऐसा न हो जाए कि तुम्हारे मन में यह संकोच आ जाए, तुम्हारे मन में यह भावना आ जाए कि नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से ही मेरे जीवन में विपत्ति आई है। और अगर ऐसा आ जाएगा तो तुम भी दुखी हो जाओगे। इससे बेहतर है कि मैं अपनी कहानी न ही कहूं और तुम मेरी कहानी न ही सुनो। यह विडंबना, विडंबना मतलब होता है आश्चर्य। यह विडंबना, विडंबना माने आश्चर्य। नोट करते जाइएगा, जो कठिन शब्द मैं बताता हूं उसको जरूर नोट करिएगा। मैं बार बार ये आग्रह करता हूं आपसे कि रविकांत मृत पाठी की क्लास अगर चल रही है तो पेंसिल जरूर लेके बैठिए। यह विडंबना, यह आश्चर्य, अरे सरलते, हे सरल व्यक्ति, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं तुम्हारी हंसी उड़ाऊं, मैं तुम्हारे ऊपर आरोप लगाऊं, मैं तुम्हारा मजाक बनाऊं। भूले अपनी गलतियां या प्रवंचना, या दूसरों की बातें। प्रवंचना का मतलब होता है दूसरों के बारे में अनर्गल बातचीत। औरों की दिखलाऊं मैं। कहा कि हे सरल व्यक्ति, ये तो आश्चर्य ही होगा कि या तो तुम्हारी मैं हंसी उड़ाऊं, अपनी गलतियां, या दूसरे ने मेरे साथ क्या किया, छल किया, प्रपंच किया, ये मैं तुम्हें बताऊं। तो इन सब सारी चीजों से देखो, अगर मैं ये कहूंगा कि यार मेरी अपनी गलती की वजह से ऐसा ऐसा हो गया तो भी दुख होगा। अगर मैं दूसरे पे आरोप लगाऊंगा, करे यार वो रविकांत आकर के मेरी बर्बाद कर दिया, तो भी दुख होगा। और यदि तुम अपने आप को समझ लो कि तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में दुख आया, तब भी। तो कहा यार तीनों तरह से संताप ही होने वाला है, तीनों तरफ से दुख ही आने वाला है, तो इससे बेहतर है कि इस किताब को बंद ही रखो। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। जब हमारे जीवन में संपत्ति थी, दरअसल जयशंकर प्रसाद जी की धर्मपत्नी की असमय मृत्यु हुई थी, इस वजह से इन्होंने कविता लिखी है। अब इसको समझिएगा। अब जयशंकर प्रसाद और उनकी पत्नी के बीच में जो स्नेह था, जो प्रेम था, उसको यह स्पष्ट कर रहे हैं।
उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने होने वाली उन बातों की। जब हमारे और तुम्हारे बीच में प्रेम था, जब तुम इस धरती पर थी, तो हम और तुम कितने प्रेम पूर्वक रहते थे। और इस प्रेम पूर्वक रहते रहते हमने चांदनी रातों में कितनी मधुर बातें की थीं। हमने खिलखिला करके, प्रसन्न हो करके, एक दूसरे का हाथ पकड़ के कितनी भविष्य की योजनाएं बनाई थी, वो सब समाप्त हो गई। तुम्हारे जाने के साथ ही ये सारी चीजें क्या हुई, समाप्त हो गई। मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। स्वप्न में जैसे ही मुझे लगा कि नहीं अब मेरे जीवन में सुख आने वाला है, आलिंगन में आते आते, आलिंगन का मतलब होता है गोद, ये दोनों बाहों का जो घेरा होता है ना, इसको कहते हैं आलिंगन। जब हम किसी को हृदय से लगाते हैं ना तो बाहों में भर लेते हैं, उसको कहते हैं आलिंगन। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, मुस्कुरा करके भाग गया। अर्थात जब तुम मेरे पास थी तो हमने और तुमने भविष्य के बहुत सारे स्वप्न बुने थे। जब तुम मेरे पास थी तो हमने और तुमने मिलकर के भविष्य के बहुत सारे स्वप्न बुने थे। ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वो करेंगे, वैसे करेंगे, ये सारा का सारा स्वप्न रखा रह गया। ये मेरे आलिंगन में आने के पहले ही मुस्कुरा करके भाग गया। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया और जब तुम चली गई तो ये तुम्हारे साथ ये सारे के सारे स्वप्न भी चले गए। अर्थ समझ में आया? अर्थ देखिए, मैं अर्थ पे इतना काम क्यों करता हूं, ये अर्थ अगर डिटेल समझ में आ गया तो मैं आपको बड़े विश्वास के साथ बता रहा हूं कि प्रश्न उत्तर सॉल्व करने में सेकंड का समय नहीं रहेगा। यदि इन पंक्तियों का अर्थ आपको पता रहेगा ना, तो जो भी प्रश्न उत्तर आएगा वो प्रश्न उत्तर फटाक फटाक होता चला जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई असुविधा हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं देख रहा हूं। हाँ, आप कमेंट बॉक्स में देखते रहिए, फटाफट लिखते रहिए, मैं तुरंत तुरंत जवाब देता रह रहा हूं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। फॉर ए मिनट। ये तकनीक का प्रभाव है, ये तकनीक का प्रभाव है। आगे अगला कौन सा है? जिसके अरुण कपोलों की मतवाले सुंदर छाया में, अनुरागिणी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक के पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कहा जयशंकर प्रसाद ने आगे, जिसके अरुण कपोलों की मतवाले सुंदर छाया में। अरुण कपोल, अरुण माने होता है लाल, कपोल का मतलब होता है गाल। ये जो गाल का हिस्सा है इसको बोलते हैं कपोल। जिसके लाल लाल गालों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिणी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। यानी उषा कहते हैं प्रातः काल की जो संध्या होती है। प्रातःकाल सूर्य उदय होने के पहले आकाश में जो लालिमा छा जाती है ना, उसको कहते हैं उषा। जो समय होता है ना, जिस समय सूर्योदय नहीं हुआ है, सूर्योदय के ठीक पहले आकाश में जो लालिमा छा गई है, उसको कहते हैं उषा। कहा अनुरागिणी प्रेम पूर्वक उषा, वह उषा जो प्रेम से पूर्ण थी। अनुराग मतलब होता है प्रेम। वह उषा, वह प्रातः काल का समय जब चारों तरफ प्रेम ही प्रेम होता है, चिड़चिया चहचहा रही होती हैं, सुंदर मधुर वायु चल रही होती है, सो के उठते हैं तो हम प्रसन्नचित हो जाते हैं। वह अनुरागिणी उषा निज सुहाग, अपने सौभाग्य को प्रेम के साथ प्राप्त करती थी। कहां? तुम्हारे रहते समय। जब तुम थी ना, तो तुम्हारे जब लाल लाल गालों को मैं देखता था तो ऐसा लगता था कि प्रातः काल हो गया है। जब तुमको मैं देखता था अपने सामने तो ऐसा लगता था कि चारों तरफ प्रातः काल का सुंदर वातावरण फैल गया है। जिस प्रकार प्रातः काल की प्रसन्नता होती है, सुंदर मधुर वायु चल रही होती है, चिड़चिया चहचहा रही होती है, आकाश में लालिमा छाई रहती है, हम देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, वही प्रसन्नता मुझे तुमको देख करके होती थी। अब तो केवल वो स्मृति, वह केवल याद ही बची है।
और वह याद ही मेरे लिए पाथेय बनी है। पाथेय का मतलब होता है मार्गदर्शक, रास्ता। थके पथिक के पंथा की, इस थके हुए पथिक के रास्ते क्या मार्गदर्शक, वह केवल याद ही बची है। मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं, पंथ माने भी रास्ता होता है, ध्यान रखिएगा, पंथ मतलब रास्ता। यह जो थका हुआ पथिक जिस रास्ते पर चल रहा है, उस रास्ते पर केवल तुम्हारी याद ही मार्गदर्शक है, तुम्हारी याद ही रास्ता दिखा रही है। शेष मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा। इस थके हुए पथिक के रास्ते का मार्गदर्शक है तुम्हारी याद। तुम्हारी यादों के सहारे मैं बस चल रहा हूं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कंथा मतलब होता है गुदरी। कंथा मतलब क्या समझ सकते हैं? गुदरी। जैसे घरों में क्या होता है, कुछ कपड़े साड़ी वाड़ी पुरानी हो जाती है ना, तो माताएं उसका बिस्तर बना देती हैं, गुदरी। हाँ, हमारे घरों में ऐसे प्रचलन रहा है। अब तो मैट्रेस का ज़माना आ गया है, लेकिन आज के 10 साल पीछे चले जाइएगा, घरों में पूछिएगा, गुदरी बनाती थी माताएं। पुराने चद्दर बचेंगे, पुरानी साड़ी बचेगी ना, उसको सिल करके बीच में थोड़ा सा मोटा बना देंगी, वो कहीं बिछा के सोने के उपयोग में आ जाता था, गुदरी। उसकी जो सिलाई है ना, जब उस सिलाई को खोलेंगे ना, तो नीचे फटे पुराने कपड़े होते थे। घरों में जो फटे पुराने बचे हुए कपड़े होते थे ना, उनको अंदर डाल करके और एक ऊपर से अच्छा कपड़ा लगा करके माताएं गुदरी बना देती हैं। उसी को कहा कंथा। कहा उस कंथा की सीवन यानी सिलाई को अगर उधेड़ कर देखोगे ना, तब पता चलेगा। यानी यह जयशंकर प्रसाद हमारा जो कवि है, यह ऊपर से जैसा दिख रहा है ना, वैसा नहीं है। अगर इस सीवन को उधेड़ कर देखोगे ना, तो अंदर पता चलेगा कितना दुख और कितना कष्ट भरा पड़ा है। जैसे उस कंथा यानी उस गुदरी के ऊपर से आपको नहीं पता चलता है कि उसके अंदर क्या भरा पड़ा है, उसके सीलन को अगर खोल के देखेंगे ना, तब पता चलेगा अंदर कितने फटे पुराने कपड़े भरे पड़े हैं। उसी प्रकार से कवि कहता है कि मुझको ऊपर से देखोगे तो तुम्हें अनुभव नहीं होगा, लेकिन अगर सिलाई को खोल के देखोगे ना, तब पता चलेगा कि मेरे अंदर कितना दुख भरा पड़ा है। लेकिन ऐसा तुम क्यों करोगे? ऐसा करने से तुमको क्या लाभ होगा? अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें भी दुख होगा। इसलिए कहा सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। क्यों तुम सीवन को उधेड़ कर देखोगे? आगे कहते हैं छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। बड़ी कथाएं, दुख बड़ा होता है, सुख छोटा होता है। आप अनुभव करिएगा। एक साधारण सा एग्जाम्पल बता रहा हूं। कभी आप YouTube का कोई वीडियो देखिए, अपना पसंदीदा रील्स देखिए, वीडियो गेम खेलिए, पिक्चर देखिए, कैसे 2-3 घंटा बीत जाता है पता भी नहीं चलता। लेकिन घर में कोई बीमार हो और उसको बोतल चढ़ रहा हो, सोचिए कितना जल्दी जल्दी समय बीतता है। आप रेलवे स्टेशन पे हैं, ट्रेन लेट हो गई है, ट्रेन नहीं आ रही है, विलंब से आएगी, सोचिए समय कितना धीरे धीरे बीतता है, जल्दी जल्दी बीतता है। वहां तो समय बीतता ही नहीं। इसलिए जीवन में जब कष्ट होता है, मेरे घर में कोई बीमार पड़ा है, डॉक्टर साहब ने बोतल टांग दिया, अब भैया टाइम में नहीं बीतता है, बोतल ही नहीं खत्म हो रही होती है। रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का इंतजार करते रहिए, समय ही नहीं बीतता है। लेकिन वहीं रील्स देख रहे हैं, इंस्टा देख रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं, तो हाँ 3 घंटा बीत गया, पता भी नहीं चलता है। इसलिए कहा छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। ये बड़ी कथाएं लाक्षणिक प्रयोग है अपने दुख के लिए, कि इस छोटे से जीवन में जो बड़े बड़े दुख आए हैं, उनकी कथाएं कैसे आज कहूं। अच्छा, इससे बेहतर नहीं है कि मैं केवल दूसरों को सुनता रहूं और अपने मौन रहूं, अपनी कथा न कहूं। सब लोग तो अपना अपना कष्ट बता ही रहे हैं, अब मैं भी उसी में बताऊं? छोड़ो, हटाओ, जाने दो, इससे बढ़िया मैं मौन हो जाता हूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे। अगर मैं अपनी विपत्ति तुमको समझा ही दूं तो क्या तुम मेरा कुछ भला करोगे। सुनकर भोली आत्मकथा, मेरी जो आत्मकथा है, मेरे जीवन की जो कहानी है, मेरे जीवन का जो विपत्ति है, मेरे जीवन की जो समस्या है, अगर मैं बता ही दूं तो क्या तुम मेरा कुछ भला करोगे। देखो, जीवन का ये लक्ष्य है कि जब आप न मित्र बनाने जाइए, चलो तुमको समोसा खिलाता हूं, वो तुरंत आपके साथ जाएगा। लेकिन जैसे ही कहोगे ना कि यार मेरे घर में ये समस्या आ गई है, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर देते, वो फ़ोन नहीं उठाएगा, फ़ोन स्विच ऑफ कर देगा, और नहीं तो इतना बहाना बना देगा कि आपको लगेगा कि नहीं यार, इससे ज़्यादा विपत्ति तो इसी के घर में है। संपत्ति में सब साथ देते हैं, विपत्ति में कोई साथ नहीं देता। ये जीवन का सत्य है। सभी पूछते हैं आप कैसे हैं, जब तक आपकी जेब में पैसे हैं। इसलिए कहा सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। मेरी यह जो आत्मकथा है, अगर मैं सुना दूं तो क्या तुम मेरा भला करोगे। मुझे नहीं लगता।
इसलिए अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इसलिए मेरी जो व्यथा है, मेरा जो दुख है, मेरा जो कष्ट है, वो मौन सोई हुई है। यानी मैं उसको अपने हृदय में दबा के रखा हूं, उसको मैं प्रकट नहीं करना चाहता, उसको मैं बताना नहीं चाहता, उसको कहना नहीं चाहता। छोड़ो, हटाओ, जाने दो। यानी जो मेरा दुख है वो मैं समाज के सामने प्रकट नहीं करना चाहता। छोड़ो, हटाओ, जाने दो। मैं उसको अपने मन में लेकर के बैठा हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर बता भी दूंगा तो कोई मेरा भला करने वाला नहीं है। कैसा लगा? समझ में आया? मुझे लगता है कविता खत्म हो गई। अब नहीं ना है? लास्ट यही था ना? अब तो नहीं है ना? हाँ, बस इतना ही है, खत्म हो गया। तो अगर अब भी आपको लगता है कि किसी शब्द में, किसी वाक्य में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आप कमेंट करके बताइए, हम तुरंत उसको देखते हैं। ओके? हाँ हाँ हाँ, पक्का बोल रहा हूं। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत आ रही है, कमेंट करिए, मैं उसको देख करके बताता हूं। और यदि ये सेशन खत्म होने के बाद आपको समस्या आती है, रिकॉर्डेड में आती है किसी दिन, तो अभी आप कमेंट करिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं, कक्षा 10वीं में हैं, क्षितिज उनकी जो पुस्तक है, जिस किसी भी स्टेट बोर्ड में चलती हो या सीबीएसई बोर्ड से तो बच्चे पढ़ते हैं, यानी एनसीईआरटी की बुक, उन सभी के लिए ये वीडियो है। आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूं, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन रात 7:15 बजे मैं कक्षा 10वीं को लेकर के सीबीएसई बोर्ड के लिए आता हूं। तो प्लीज़ अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे तो जब भी मेरा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और सबसे पहले हमारा वीडियो आप पाएंगे। तो मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से एक बार पुनः आप सभी के प्रति आदर व्यक्त करता हूं और सभी का सम्मान करते हुए मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा, घबराइएगा नहीं, मैं पूरा सिलेबस आपका कवर करूँगा और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग कवर करेंगे। ओके? तो फिर एंजॉय करते हैं, मिलते हैं कल शाम 7:15 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।